नमस्कार दोस्तों, मैं हंसराज चौधरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अतुल्य भारत ज्योग्राफी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले अध्याय में हमने मानव की आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा की और हमने पढ़ा कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए मनुष्य विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएँ करता है। ठीक है, जिन आर्थिक क्रियाओं से मनुष्य की आर्थिक वृद्धि होती है उन क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहा जाता है। और आर्थिक क्रियाओं को हमने 5 भागों में विभाजित किया था: प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय तथा पंचम व्यवसाय। आज का हमारा टॉपिक है प्राथमिक व्यवसाय, प्राइमरी ऑक्यूपेशंस। ठीक है, वह सभी क्रियाएं जिनमें मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, प्राथमिक व्यवसाय कहलाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि वह सभी क्रियाएं जिसमें मनुष्य क्या करता है, प्रकृति से जो भी संसाधन प्राप्त हैं उनका उपयोग करते हुए अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्राथमिक व्यवसाय कहा जाता है। प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण प्रमुख रूप से 7 हैं। ध्यान दीजिएगा कौन कौन से। जब हम प्राथमिक व्यवसायों की बात करते हैं तो प्राथमिक व्यवसायों के उदाहरण है आखेट। आखेट का मतलब है शिकार। दूसरा है संग्रहण। तीसरा मछली पकड़ना। चौथा पशुचारण। पांचवा लकड़ी काटना। छठा है कृषि और सातवां है खनन। ठीक है, आपसे डायरेक्ट उदाहरण भी पूछ सकते हैं कि प्राथमिक व्यवसायों के 2 उदाहरण लिखिए या प्राथमिक व्यवसायों के 3 उदाहरण लिखिए। तो आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है कि प्राथमिक व्यवसायों के जब हम उदाहरण की बात करते हैं तो आखेट अथवा शिकार, संग्रहण, मछली पकड़ना, पशुचारण, लकड़ी काटना, कृषि तथा खनन, यह सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। प्राथमिक व्यवसायों में हमारी पहली क्रिया आती है आखेट। ठीक है, आज थोड़ा अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करेंगे। मैंने पहले ही सारी चीज़ों को बोर्ड पे लिख दिया है ताकि आप लोग अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकें। ठीक है, हमारे परीक्षा में प्रश्न आएगा कि आखेट के ऊपर टिप्पणी लिखिए, तो हमें क्या क्या विशेषताएं बतानी है शिकार के लिए, तो वो एक बार आप देख लीजिए। पहली चीज़ ध्यान दीजिए कि ये जो आखेट है यह मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है। ठीक है, क्या है जो मनुष्य क्रियाएं करता है उनमें सबसे प्राचीनतम क्रिया कौन सी है, आखेट अथवा शिकार है। मनुष्य ने प्रारंभ में कृषि करने से भी पहले क्या करने लगा, मनुष्य पशुओं का क्या करने लगा, शिकार करने लगा। अपना पेट भरने के लिए शिकार करने लगा। हमने इतिहास में पढ़ा भी है कि जो आदि मानव है वो क्या करता था, कच्चा मांस खाता था। उसके बाद क्या हुआ, अग्नि का आविष्कार हुआ। उसके बाद भोजन को क्या करने लगा, पका के खाने लगा। उसके पश्चात कृषि का क्या हुआ, विकास हुआ। तो प्रारंभ में मनुष्य क्या करता था, अपना पेट भरने के लिए आखेट अथवा शिकार करता था। तो जो ये आखेट अथवा शिकार है यह मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है जिसमें काफ़ी कम व्यक्तियों की क्या होती है, आवश्यकता होती है। काफ़ी कम व्यक्तियों की आवश्यकता से तात्पर्य है कि अकेला आदमी भी जाके क्या कर सकता है, शिकार कर सकता है, या फिर 2 आदमी जा सकते हैं, या फिर एक छोटे समूह में 5-7 आदमी जाकर भी शिकार कर सकते हैं। तो पहली विशेषता ध्यान दीजिएगा कि शिकार में क्या है कि यह मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है जिसमें काफ़ी कम व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट में ध्यान दीजिए कि यह जीवन यापन का न्यूनतम आधार प्रदान
करता है या इसके द्वारा जीवन यापन का न्यूनतम आधार संभव है। ठीक है, इसका कहने का मतलब है कि इस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य केवल अपना पेट भर सकता है, आर्थिक उन्नति नहीं कर सकता है। ठीक है, शिकार के द्वारा क्या कर सकता है, केवल अपना पेट भर सकता है, आर्थिक उन्नति और समृद्धि को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो यह प्रक्रिया या फिर यह आर्थिक क्रिया जीवन यापन के लिए न्यूनतम आधार प्रदान करती है। ठीक है, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए कि शिकार करने की जो ये प्रक्रिया है या आखेट की जो प्रक्रिया है, इसको अपनाते हुए मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पे क्या करता है, भ्रमण करता है। शिकार की खोज के लिए क्या करता है, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करता है, यात्रा करता है। और इसी यात्रा अथवा भ्रमण के द्वारा मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र और निवास के लिए क्या जुटाता है, साधन जुटाता है। जैसे अगर किसी पशु का मनुष्य शिकार करता है तो उसके द्वारा जो उसे मांस की प्राप्ति होती है, उसके द्वारा तो उसके भोजन के रूप में प्राप्ति हो रही है। ठीक है, उस पशु की खाल के द्वारा क्या करता है, वो अपने वस्त्र बनाता है। ठीक है ना, तो क्या पढ़ा हमने कि ये जो आर्थिक क्रिया है आखेट की, इसमें मनुष्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करता है, भ्रमण करता है और इसके द्वारा मनुष्य अपने भोजन, वस्त्र तथा निवास के लिए क्या करता है, साधन जुटाता है। ठीक है, इसके पश्चात ध्यान दीजिएगा कि ये जो आखेट की क्रिया है, यह या तो बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में या फिर बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्रों में सॉरी, ये जो आखेट की क्रिया है, ध्यान दीजिएगा, ये जो आखेट की क्रिया है यह या तो बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्रों में या फिर बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में की जाती है। इसका कारण क्या है कि जहां पे तापमान ज्यादा होता है या फिर तापमान सामान्य से काफी कम होता है, उन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन के लिए क्या होती है, अनुकूल दशाएं नहीं पाई जाती है। तो वहां पे जीवन निर्वाह के लिए वहां के जो मनुष्य हैं वो क्या करते हैं, शिकार की क्रिया करते हैं। आई चीज समझ में? तो ध्यान दीजिएगा, शिकार अथवा आखेट किन क्षेत्रों में किया जाता है, या तो बहुत ज्यादा गर्म क्षेत्रों में किया जाता है या फिर बहुत ज्यादा ठंडे क्षेत्रों में किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगले पॉइंट में, तो आखेट की प्रक्रिया के लिए बहुत कम पूंजी की और काफी न्यून तकनीकी की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसके लिए काफी कम पूंजी तथा न्यून तकनीकी की आवश्यकता होती है। बहुत विशाल मात्रा में पैसे की जरूरत नहीं होती है। आप काफी कम पूंजी में एक छोटा सा क्या लिया, तीर लिया, भाला लिया और उसके द्वारा भी आप शिकार करने जा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए काफी कम पूंजी और काफी न्यून तकनीकी की आवश्यकता होती है। और शिकार करने के लिए औजार के रूप में क्या काम में लिए जाते हैं, कीले काम में लिए जाते हैं, विष लगे तीर काम में लिए जाते हैं, भाले काम में लिए जाते हैं या फिर फंदे काम में लिए जाते हैं, जिनमें पशुओं को फंसाकर उनका क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है। तो लास्ट में हम क्या लिख सकते हैं कि इसके लिए किन औजारों की आवश्यकता होती है, कीले, विषाक्त तीर, भाले तथा फंदों की आवश्यकता होती है। तो शिकार अथवा आखेट में हमने क्या पढ़ा, पहली चीज, यह मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है जिसमें काफी कम व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसके द्वारा जीवन यापन का न्यूनतम आधार प्रदान किया जाता है। ठीक है, इस प्रक्रिया में मनुष्य एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करता है, भ्रमण करते हुए भोजन, वस्त्र तथा निवास के लिए आवश्यक साधन जुटाता है। यह प्रक्रिया काफी गर्म क्षेत्रों में या फिर काफी ठंडे क्षेत्रों के जो निवासी हैं उनके द्वारा की जाती है। इसके लिए काफी कम पूंजी की आवश्यकता होती है और काफी कम या न्यून तकनीकी की आवश्यकता होती है। और आखेट के लिए औजार के रूप में कीले, विषाक्त तीर, भाले तथा फंदे उपयोग में लाए जाते हैं। इसके पश्चात हमसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो आखेट की क्रिया है वह विश्व के
किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है, यह भी हमसे अलग से पूछा जा सकता है, या फिर हम जो टिप्पणी लिखें उसमें हम बता सकते हैं कि जो शिकार है या आखेट की जो क्रिया है वह विश्व में किन क्षेत्रों में की जाती है। तो हम लिख सकते हैं प्रमुख क्षेत्र। ठीक है, आखेट के प्रमुख क्षेत्र, पहला टैगा तथा टुंड्रा क्षेत्र। और इन क्षेत्रों में कौन सी जनजाति निवास करती है? एस्किमो जनजाति। ठीक है, इसके अलावा साइबेरियन क्षेत्र, इसमें समोएड, याकूत, तुंग और चकची। तीसरा है कालाहारी मरुस्थल। और कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति निवास करती है? बुशमैन। चौथा है कांगो बेसिन। कांगो बेसिन में पिग्मी, मलाया प्रायद्वीप में सेमांग तथा सकाई, और एक और लिख लीजिए न्यू गिनी क्षेत्र में पापुआन। तो यह क्षेत्र हैं और यह जनजातियां हैं जिनके द्वारा आखेट की क्रिया की जाती है। कौन कौन से? टैगा तथा टुंड्रा क्षेत्रों में कौन सी जनजाति? एस्किमो जनजाति के द्वारा। साइबेरियन क्षेत्रों में समोएड्स, याकूत, तुंग तथा चकची के द्वारा। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन, कांगो बेसिन में पिग्मी, मलाया प्रायद्वीप में सेमांग तथा सकाई और न्यू गिनी में पापुआन जनजाति के द्वारा शिकार अथवा आखेट की क्रिया की जा सकती है। तो इस प्रकार अगर हमारी परीक्षा में प्रश्न आए कि आखेट अथवा शिकार पे टिप्पणी लिखिए अथवा आखेट की क्रिया किन किन क्षेत्रों में की जाती है, तो हम टिप्पणी में वो विशेषताएं लिख सकते हैं तथा प्रमुख क्षेत्रों में इन क्षेत्रों का वर्णन कर सकते हैं। ठीक है, प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत दूसरी हमारी आर्थिक क्रिया है संग्रहण की, कलेक्शन। ठीक है, यह आर्थिक क्रिया भी क्या है कि मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में से एक है। मनुष्य प्राचीन काल से ही क्या करता रहा है? वस्तुओं का संग्रहण करता रहा है। ठीक है, जब हम इसकी विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम ये लिख सकते हैं कि यह आर्थिक क्रिया भी मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रियाओं में से एक है तथा आर्थिक दृष्टि से निम्न क्रम का व्यवसाय है। ठीक है, इसके द्वारा भी क्या है? केवल मनुष्य की बेसिक नीड्स की ही क्या होती है? पूर्ति होती है। इसके द्वारा भी मनुष्य आर्थिक वृद्धि नहीं कर सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से भी क्या है? यह एक निम्न क्रम का व्यवसाय है। तो खाद्य संग्रहण का जो व्यवसाय है यह मनुष्य के प्राचीनतम व्यवसायों में से एक है और आर्थिक दृष्टि से काफी निम्न क्रम का व्यवसाय है। ठीक है, जब हम खाद्य संग्रहण की बात करते हैं तो मनुष्य अपनी रोटी, कपड़ा और मकान जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनमें जो सबसे बेसिक नीड है मनुष्य की, सबसे आधारभूत आवश्यकता है वो क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। तो मनुष्य अपनी रोटी, कपड़ा और मकान तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करता आया है? संग्रहण करता आया है या उन्हें क्या करता आया है? एकत्रित करता आया है। ठीक है, अब कौन कौन सी वस्तुओं का संग्रहण करता है? तो यहां देखिए कि इस व्यवसाय में मनुष्य
किसका? जंगल से कंदमूल, ठीक है, नट्स, इसके अलावा बेरी, जड़ें तथा पत्तों का संग्रहण करता आया है। किन किन वस्तुओं का संग्रहण करता आया है? तो मनुष्य इस व्यवसाय के अंतर्गत किस किस का? कंदमूल, बेर हो गए, पत्तियां हो गई, छाल हो गई तथा जड़ें हो गई, इन सब का क्या करता आया है? संग्रहण करता आया है। जो जनजातियां या जो मनुष्य खाद्य संग्रहण के कार्य में लगी हुई है वह ना तो क्या करती है? कृषि करती है और न ही पशुओं को पालती है। इस विशेषता पे ध्यान दीजिएगा कि खाद्य संग्रहण में लगे हुए लोग न तो कृषि करते हैं और न ही पशुओं को पालते हैं, ठीक है। इसके बाद ध्यान दीजिएगा कि वर्तमान समय में खाद्य संग्रहण का जो व्यवसाय है या जो क्रिया है उसका क्या हो गया है? व्यावसायीकरण हो गया है, ठीक है। जंगलों से लोग बाग खाद्य संग्रहण करते हैं और उनको क्या करते हैं? व्यवसाय के रूप में परिणत हो गया है। ये जंगलों से वस्तु इकट्ठी करके उनसे उद्योगों में काम में लिया जाता है। किस प्रकार से? कि यह लोग क्या करते हैं? कीमती पौधों की छाल और औषधीय पौधों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं, जिनका उपयोग विभिन्न प्रकार की दवाइयां बनाने में या फिर चमड़ा उद्योग में किया जाता है। चमड़ा उद्योग में किसका? एक पेड़ होता है आंवल, उसकी छाल का प्रयोग क्या किया जाता है? चमड़े को साफ करने में किया जाता है। और जो कुनेन है, मलेरिया की जो प्रमुख दवाई है कुनेन, वो भी क्या होती है? पौधों से ही प्राप्त होती है। तो क्या करते हैं? यह लोग कीमती पौधों की छाल तथा औषधीय गुणों वाले पौधों को क्या करते हैं? एकत्रित करते हैं। जब हम विश्व के प्रमुख संग्रहक जनजातियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी जनजातियां खाद्य संग्रहण के कार्य में लगी हुई है, तो सबसे पहले आती है सेमांग तथा सकाई। यह जनजातियां कहां पाई जाती हैं? मलाया प्रायद्वीप में पाई जाती है। कौन कौन सी जनजातियां? सेमांग तथा सकाई जनजाति। इसके अलावा कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली बुशमैन जनजाति और अमेज़न नदी के बेसिन में पाई जाने वाली बोरो जनजाति भी प्रमुख खाद्य संग्राहक जनजाति है। तो खाद्य संग्रहण में हमने क्या क्या पढ़ा? कि पहली चीज, यह मनुष्य की प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है और आर्थिक दृष्टि से काफी निम्न आर्थिक क्रिया मानी जाती है। इसमें मनुष्य अपनी आधारभूत आवश्यकताओं, रोटी, कपड़ा और मकान तथा और भी जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का क्या करता है? संग्रहण करता है। किस किस प्रकार की वस्तुओं का संग्रहण करता है? तो अगली लाइन में लिख सकते हैं कि इस व्यवसाय या इस क्रिया में मनुष्य किसका? कंदमूलों को संग्रहित करता है या फिर जड़ों को, छालों को, इसके अलावा आपके पत्तों का संग्रहण करता है। तो इस प्रकार से क्या करता है? खाद्य संग्रहण करता है। खाद्य संग्रहण करने वाली जनजातियां न तो कृषि करती हैं और न ही पशु पालती है। और वर्तमान में इस प्रक्रिया या इस क्रिया का क्या हो गया है? व्यावसायीकरण हो गया है, जिसके अंतर्गत विभिन्न औषधीय गुणों वाले पौधों, पत्तों तथा छालों को क्या किया जाता है? एकत्रित किया जाता है और उनके द्वारा क्या बनाई जाती है? दवाइयां बनाई जाती है या और विभिन्न प्रकार के उद्योगों में इन्हें काम में लिया जाता है, ठीक है। जब हम प्रमुख खाद्य संग्राहक जनजातियों की बात करते हैं तो मलाया प्रायद्वीप में पाई जाने वाली सेमांग तथा सकाई जनजाति, कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली बुशमैन तथा अमेज़न नदी के बेसिन में पाई जाने वाली बोरो जनजाति विश्व की प्रमुख खाद्य संग्राहक जनजातियां हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पॉइंट के रूप में इसका आंसर लिख सकते हैं। प्राथमिक व्यवसायों के अंतर्गत अगली हमारी आर्थिक क्रिया आती है मछली पकड़ना या फिशिंग। देखिए नाम से ही पता पड़ रहा है कि मछलियां पकड़ी जाती है। तो मछली पकड़ने की जो ये आर्थिक क्रिया है ये भी क्या है? प्राचीन काल से ही की जा रही है। मनुष्य प्राचीन काल से ही क्या कर रहा है? समुद्री क्षेत्रों से या जल क्षेत्रों से मछलियां पकड़ता है। कहाँ कहाँ से मछलियां पकड़ी जाती है? तो हम क्षेत्रों की बात करें
तो मछलियां तालाबों से, पोखरों से, नदियों, झीलों तथा समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। विभिन्न प्रकार के तालाबों, पोखरों, झीलों, नदियां तथा समुद्रों से मछली पकड़ने का कार्य किया जाता रहा है। अब मछलियां पकड़ने से क्या क्या उपयोग हो सकते हैं या क्या क्या लाभ है, क्या क्या काम आती है मनुष्य के मछलियां, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज भोजन के रूप में मछलियों का सर्व प्रमुख उपयोग है। भोजन के रूप में जो समुद्र के किनारे रहने वाले जो लोग हैं उनके भोजन का प्रमुख अंग क्या होता है, मछली होता है। तो मनुष्य के लिए मछली का सबसे प्रमुख उपयोग क्या हो गया, भोजन के रूप में। इसके अतिरिक्त मछली से क्या प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है तथा मछली से क्या प्राप्त किया जाता है, चमड़े की भी प्राप्ति की जाती है। कई स्थानों पे दुधारू पशुओं को भी मछलियां खिलाई जाती है जिससे उनकी दुग्ध उत्पादन क्षमता में क्या होती है, वृद्धि होती है। तो कई क्षेत्रों में क्या किया जाता है, दुधारू पशुओं को भी मछलियां खिलाई जाती है। इसके अलावा मछलियों के का उपयोग क्या किया जाता है, खाद्य बनाने में किया जाता है। तो ये 4 प्रमुख उपयोग हैं मनुष्य के लिए मछलियों का। क्या क्या, सबसे पहले भोजन के रूप में काम में लिया जाता है, मछलियों से तेल तथा चमड़े की क्या होती है, प्राप्ति होती है। दुधारू पशुओं को खिलाने के लिए भी इन्हें काम में लिया जाता है। इसके अलावा खाद्य बनाने के काम में भी इन्हें लिया जाता है। जब हम बात करें कि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों की, मत्स्य क्षेत्रों से तात्पर्य है जहां पे मछलियां काफी ज्यादा मात्रा में पकड़ी जाती है। तो विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों की बात करें तो ये 4 प्रमुख क्षेत्र है जहां पे मछलियां पकड़ी जाती है। उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक महासागर का अमेरिकन क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र और जापान सागर का क्षेत्र। देखिए सबसे पहली चीज, ये जो प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है यहां पे मछली पकड़ने की क्या पाई जाती है, अनुकूल दशाएं। ठीक है, अनुकूल दशाओं से तात्पर्य है कि यहाँ पे मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है। ये जो 4 क्षेत्र पढ़े हमने, यहाँ पे मछलियां ज्यादा पकड़ी जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मछलियों का उत्पादन ज्यादा होता है। क्यों ज्यादा होता है? तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये जो 4 क्षेत्र, यहाँ पे मछलियों के लिए अनुकूल दशाएं पाई जाती है। अनुकूल दशाओं से तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों में गर्म जल की धारा और ठंडे जल की धाराओं का क्या होता है, मिलन होता है। और जिन क्षेत्रों में ठंडे जल की धारा और गर्म जल की धारा का मिलन होता है वहां पे अति सूक्ष्म जीव प्लैंकटन, ठीक है, हिंदी में इन्हें कहा जाता है प्लवक, की क्या होती है, उत्पत्ति होती है। और यह प्लवक क्या होता है, मछलियों का प्रमुख आहार होता है। तो जिन भी क्षेत्रों में ठंडे जल की तथा गर्म जल की धाराओं का मिलन होता है वहां पे प्लैंकटन की अधिकता के कारण मछलियां भी क्या पाई जाती है, अधिक पाई जाती है। और मछलियां अधिक पाई जाती है तो मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। तो उत्तरी प्रशांत महासागर ये तटवर्ती क्षेत्र, इस क्षेत्र में क्यूरोशिवो की धारा, क्यूरोशिवो की गर्म धारा से कौन सी, क्यूराइल की ठंडी धारा मिलती है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि गर्म धारा और ठंडी धारा का क्या होता है, मिलन होता है। तो क्यूरोशिवो की गर्म धारा प्रशांत महासागर में और क्यूराइल की ठंडी धारा का मिलन होता है। इस कारण उत्तरी प्रशांत महासागर का जो तटवर्ती क्षेत्र है वहां पे मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। सॉरी। उत्तरी अटलांटिक महासागर के अमेरिकन क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पे 2 धाराएं, गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और लेब्राडोर की ठंडी धारा का क्या होता है, मिलन होता है। और यहाँ पर भी मछलियां अधिक पकड़ी जाती है। अगर यहाँ के प्रमुख तटों की बात करें तो याद रख सकते हैं और लिख सकते हैं जॉर्ज बैंक और ग्रैंड बैंक। ठीक है, बैंक का मतलब होता है
तट। ठीक है, तो यहाँ के दो प्रमुख तट है जॉर्ज बैंक तथा ग्रैंड बैंक। यहाँ पर मछलियां सर्वाधिक मात्रा में पकड़ी जाती है और ये दोनों विश्व के प्रमुख मत्स्य उत्पादक क्षेत्र हैं। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो जब आप ये लिखें तो इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि अटलांटिक महासागर का जो अमेरिकन क्षेत्र है, यहाँ पे कौन कौन से बैंक, जॉर्ज बैंक तथा ग्रैंड बैंक। जब हम उत्तर पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एक बैंक है, कौन सा, डॉगर बैंक, और यहाँ पर भी मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती है। यह भी क्या है, एक प्रमुख मत्स्य क्षेत्र है। इसके अलावा जापान सागर में भी क्या होती है, मछलियाँ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाती है। तो अगर हमारे मत्स्यन या फिशिंग पर हमारे से टिप्पणी पूछे तो हम लिख सकते हैं कि यह मनुष्य की एक प्राचीनतम आर्थिक क्रिया है और काफ़ी प्राचीन काल से मनुष्य मछली पकड़ने का कार्य करता आया है। ठीक है, मछलियां कहाँ पकड़ी जाती हैं, तो प्रमुख रूप से तालाबों में, पोखरों में, नदियों में, झीलों में तथा सागरों में मछलियां पकड़ी जाती है। मछलियों का मनुष्य के लिए क्या उपयोग है, तो भोजन के रूप में, तेल तथा चमड़े की प्राप्ति होती है। इसके अलावा दुधारू पशुओं को भी खिलाई जाती है और खाद के लिए भी मछलियों का प्रयोग किया जाता है। विश्व के प्रमुख मत्स्य क्षेत्रों की बात करें तो उत्तरी प्रशांत महासागरीय तटवर्ती क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक महासागरीय अमेरिकन क्षेत्र, जिसमें हम लिख सकते हैं जॉर्ज बैंक तथा ग्रैंड बैंक। उत्तर पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र में आ जाएगा डॉगर बैंक और जापान सागर क्षेत्र। ये प्रमुख 4 क्षेत्र हैं जहां पे मछलियां पकड़ी जाती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि मछली पकड़ने के लिए अनुकूल दशाएं क्या है, तो जहां पर ठंडे जल की तथा गर्म जल की धाराएं मिलती है वह मत्स्य उत्पादन के लिए अनुकूल दशाओं वाले क्षेत्र होते हैं। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में ठंडे तथा गर्म जल की धाराएं मिलती है वहां पर अति सूक्ष्म जीव प्लैंकटन, हिंदी में क्या कहा जाता है उसे, प्लवक, प्रचुर मात्रा में उत्पन्न होता है और यह प्लवक क्या है, मछलियों का क्या होता है, प्रमुख भोजन अथवा आहार होता है। इस कारण ठंडे तथा गर्म जल की धाराओं के मिलन क्षेत्र में मछलियां अधिक पकड़ी जाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से आज हमने प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत 3 प्रमुख क्रियाएं पढ़ी। पहली आखेट, दूसरी संग्रहण तथा तीसरी मछली पकड़ना। आज के लिए केवल इतना ही। अगली कक्षा में आगे की आर्थिक क्रियाओं के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।